इन दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजुअल क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का सेकंड चैप्टर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने सजीव जगत में विविधता, इस चैप्टर का नाम है, और सजीव क्या होते हैं ये पढ़े थे। जैव विविधता क्या होती है, जो पेड़ पौधे और जंतु आपस में परस्पर निर्भर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। पौधों का हमने वर्गीकरण किया था ऊंचाई और तने के आधार पर। और पत्तियों का शिरा विन्यास हमने पढ़ लिया था। दो तरह का पत्तियों का शिरा विन्यास होता है। अब हम इस चैप्टर को आगे करने जा रहे हैं, और आज हम इस चैप्टर को इस वीडियो में खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो पत्तियों के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ रूट्स। तो जड़ों के प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार की जड़ें मुख्यतः पाई जाती हैं पौधों के अंदर। पहली जो जड़ है उसका नाम है मूसला जड़, और दूसरी जो जड़ है वो है झकड़ा जड़। ठीक है, दो प्रकार की जड़ें हैं। तो अब मूसला जड़ क्या होती है और झकड़ा जड़ क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो मूसला जड़ क्या होती है? इसमें एक मुख्य जड़ होती है तथा छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। एक जड़ तो इसमें मेन होती है, एक मेन रूट होती है, और साइड में फिर छोटी छोटी और जड़ें निकलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो जड़ होती है इसको हम कहते हैं मूसला जड़, और ये सरसों के पौधे में पाई जाती है। अब दूसरी प्रकार की जो जड़ है वो है झकड़ा जड़। अब झकड़ा जड़ हम किसे कहते हैं? इसमें जड़ें समान माप के पतले पतले गुच्छों के रूप में निकलती हैं। एक छोटा गुच्छा बनता है, जड़ें समान माप के, लगभग जो साइड में निकलती हैं वो सारी बराबर माप की जड़ें होती हैं, और वो एक गुच्छे का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जड़ को हम झकड़ा जड़ कहते हैं, और ये घास वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने दो प्रकार की जड़ें पढ़ ली, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। अब हम पढ़ेंगे बीजों के प्रकार, टाइप ऑफ सीड्स। तो बीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक बीज पत्री और एक द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री हमारी क्या होती है ये बताएंगे, और द्विबीजपत्री क्या होती है एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं कि जो मक्का होता है वो एक बीजपत्री होता है, और द्विबीजपत्री चना होता है। तो थोड़ा सा तो इनके एग्जाम्पल्स देख के हमें आइडिया लग जाता है कि एक बीजपत्री किसे कहते हैं और द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। तो बीज जो होता है, जैसे मक्का है, मक्के का दाना है वही मक्के का बीज है। चना है, चने का जो दाना है वही चने का बीज है। तो चने का हम क्या करते हैं, जब उसका कवर उतारते हैं तो वो अंदर से ऑटोमेटिक दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो होता है द्विबीजपत्री। ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, अभी हम बात करेंगे। और मक्का है, उसका आप कवर उतार लो मत उतारो, वो पूरा एक ही होता है। उसको दो पार्ट में आप तोड़ के ही डिवाइड कर सकते हो, काट के कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक डिवाइड नहीं होता। तो वो एक बीजपत्री पौधा होता है, सॉरी एक बीजपत्री बीज होता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा। एक बीजपत्री जो जिसका पूरा एक ही भाग होता है, द्विबीजपत्री में कवर उतार के हम देखते हैं तो छिलके के अंदर दो पार्ट होते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। एक बीजपत्री के और एग्जाम्पल आपका गेहूं है, ठीक है, वो पूरा एक ही होता है। द्विबीजपत्री में आपका चना है, आपके सामने ही है, और आपका राजमा है, क्योंकि वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये द्विबीजपत्री होते हैं। अब ये जो पत्तियों का प्रकार हमने पढ़ा, जड़ों का प्रकार हमने पढ़ा, बीजों का प्रकार हमने पढ़ा, तो पत्तियां, जड़ें और बीजों के बीच में भी संबंध होता है। जैसे जालिका रूपी शिरा विन्यास जो होती है, उन पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है, और इनके बीज द्विबीजपत्री होते हैं, दो बीजपत्री होते हैं, जैसे चना। तो ये आपस में कनेक्टेड है। जैसे अगर आप किसी का पत्ता देखें, किसी पौधे का पत्ता देखें और आपने देखा जालिका रूपी शिरा विन्यास है, तो आप वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि जो जड़ है वो मूसला जड़ है, और इसके बीज द्विबीजपत्री होंगे, जैसे कि चना। दूसरा, समांतर शिरा विन्यास। अगर किसी पौधे का समांतर शिरा विन्यास है तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि इसका बीज एक बीजपत्री होगा, और इसकी जो जड़ है वो झकड़ा जड़ होगी, जैसे मक्का। तो ये बीजों के प्रकार हमने पढ़े, और पत्तियों, जड़ों और बीजों के बीच में संबंध पढ़े कि आप एक पत्ती का शिरा विन्यास देख के कैसे आइडिया, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके
अंदर कौन सी जड़ है नीचे, और इसके बीज हैं वो एक बीजपत्री होंगे या द्विबीजपत्री होंगे। तो ये हमने इसका पत्तियों, जड़ों और बीजों के बीच का संबंध का हमने पता लगा लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है इस पाठ के अंदर कि जंतुओं का वर्गीकरण है। जंतुओं का वर्गीकरण मतलब जंतुओं को बांटना है, वर्ग में बांटना है अलग अलग। तो ये जैसे 2-3 आधार पे बढ़ते हैं जंतु जो होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भोजन के आधार पर। भोजन मतलब जो वो खाना खाते हैं उसके आधार पर। अब भोजन के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं, आपके सामने लिख रखा है। पहला होगा शाकाहारी, दूसरा होगा मांसाहारी, और तीसरा होगा सर्वाहारी। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जो शाकाहारी होता है उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, मांसाहारी को कार्निवोरस और सर्वाहारी को ओमनिवोरस। तो शाकाहारी, शाक मतलब जो हर्ब्स खाता है, जो शाकाहारी होता है, मांस वगैरह नहीं खाता, जो पेड़ पौधों और पेड़ पौधों से संबंधित उत्पाद को खाता है उसको हम शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण आपके सामने बकरी है, और ऐसे आप और उदाहरण ले सकते हैं। हमारे घरों में भैंसें पाली जाती हैं, गाय होती है, ये सब क्या है, ये शाकाहारी है। दूसरे प्रकार के जंतु भोजन के आधार पे है मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाते हैं। जैसे शेर है, वो मांस ही खाता है। जंगल में जो मांसाहारी जानवर है, तेंदुआ है आपका, चीता है, ये क्या करते हैं, ये मांस ही खाते हैं। अब सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, जो पेड़ पौधों से संबंधित उत्पाद भी खाते हैं, ठीक है, दुग्ध उत्पाद भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो इसमें हम मनुष्य आते हैं और भी जानवर आते हैं, आपको वो पता ही होगा। तो ये भोजन के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे आवास के आधार पर। तो आवास के आधार पर भी जंतु 3 प्रकार के होते हैं। एक जलीय जीव होता है हमारा, ठीक है, एक हमारा स्थलीय जीव होता है, और एक उभयचर होता है। तो जलीय जीव जो जल में रहते हैं, स्थलीय जीव जो स्थल यानी भूमि यानी धरती पर रहते हैं, और तीसरे उभयचर जो जल और स्थलीय दोनों जगह रह सकते हैं। तो जलीय जीव का उदाहरण हमारा रहेगा मछली। स्थलीय जीव जो भूमि पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ठीक है, ऊंट, हाथी, हिरण, और हम सब स्थलीय जीव का उदाहरण है। और इसके बाद उभयचर जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और धरती के ऊपर भी रह सकते हैं, उनको हम स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा मेंढक है, वो पानी के अंदर भी रह लेता है, बाहर भी रह लेता है। उसके अलावा कछुआ जो है वो भी पानी के अंदर रह लेता है, बाहर भी रह लेता है। मगरमच्छ है, वो पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो ये तो हमने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ लिया आवास के आधार पर। इससे पहले हमने पढ़ा था भोजन के आधार पर। एक प्रकार का एक वर्गीकरण और होता है, वो होता है गति के आधार पर। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो तैर सकते हैं, और कुछ जानवर हैं जो उड़ते हैं। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो चलने, दौड़ने, कूदने वाले जानवर हैं वो है बकरी है, हिरण है, ये क्या करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। जो पानी में रहते हैं वो तैर सकते हैं, जैसे मछली है, मेंढक है, मगरमच्छ है। और तीसरा है, और तीसरे प्रकार की जो गति है वो है उड़ना। जैसे सारे पक्षी जो है वो उड़ सकते हैं। तो हमने जंतुओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से पढ़ लिया। एक हमने सबसे पहले पढ़ा था भोजन के आधार पर, फिर आवास के आधार पर, और फिर गति के आधार पर। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुकूलन। पढ़ेंगे अनुकूलन। तो अनुकूलन हम किसे कहते हैं, जीवों के वे गुण जो उन्हें किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने में सहायता करते हैं। ऐसी विशेषताएं होती हैं कुछ पौधों और जंतुओं में जो किसी क्षेत्र विशेष में जीवित रहने के लिए उन्हें सक्षम बनाती है कि वो जिंदा रह पाए। तो इसको हम अनुकूल कहते हैं कि हम अपने आप को किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों में रहने के लिए ढाल लें, इसको अनुकूलन कहते हैं। अपने आप को उस परिस्थितियों के अनुकूल हमने ढाल लिया। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है ऊंट। ऊंट क्या करता है, मरुस्थल में रहता है। तो मरुस्थल में जो ऊंट जो होता है उसके पैर लंबे होते हैं और खुर उसके चौड़े होते हैं।
ताकि वह गर्म रेत से पर्याप्त ऊंचाई पर है। उसके पैर लंबे होते हैं, उसका शरीर रेत जो होता है वो गर्मियों में गर्म होता है, तो उसके पैर लंबे होते हैं ताकि उसका जो शरीर है वो जो गर्म रेत है, मरुस्थल है, उसे पर्याप्त ऊंचाई पर रहे, तो इसलिए उसके पैर लंबे होते हैं। इसके अलावा उसके खुर चौड़े होते हैं, उसके जो पैर नीचे से सोल होती है पैर की वो चौड़ा होता है ताकि वो रेत के अंदर धसे ना, और वो गद्देदार भी होता है ताकि उसके अंदर कांटे वगैरह ना चुभे। अब दूसरा ऊंट लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। लद्दाख के क्षेत्र में जो ऊंट होते हैं उनके पैर कम लंबे होते हैं। वो कम लंबे क्यों होते हैं? ताकि वो पर्वतीय क्षेत्र में आसानी से चल सके। गर्दन के निचले हिस्से में बाल होते हैं, ताकि जो बर्फ होती है उसकी ठंडक से वो बच सके। ठीक है, तो ये तो ऊंट का अनुकूलन का उदाहरण है। अब हमारा एक रेगिस्तानी पौधा है नागफनी, कैक्टस। तो नागफनी जो होता है, इस पौधे में पत्तियां नहीं होती। पौधा होता है लेकिन कमाल की बात है इसमें पत्तियां नहीं होती। तो पत्तियां नहीं होती तो फिर पौधा प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा? आप ये पूछोगे कि भाई अपना भोजन कैसे बनाएगा? तो नागफनी जो पौधा है इसमें प्रकाश संश्लेषण इसके तने में होता है, क्योंकि पत्तियां तो होती नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें जो पत्तियां हैं वो क्यों नहीं होती, भाई ऐसी क्या दिक्कत है? तो आपको सभी को पता ही है कि मरुस्थल जो है उसके अंदर पानी की शॉर्टेज होती है, पानी बहुत कम होता है। तो अगर इस पौधे में पत्तियां होंगी तो पत्तियां क्या करती है? भाई पत्तियां एक्सेस जो वाटर होता है उसको बाहर निकाल देती हैं। तो पत्तियां जो होती हैं वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देती हैं। तो इस जल की हानि या वाटर लॉस को रोकने के लिए, को खत्म करने के लिए इसके अंदर पत्तियां नहीं होती। जो पानी होता है वो तने में ही स्टोर्ड रहता है। और तीसरा अनुकूलन का उदाहरण है देवदार का पौधा, जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है देवदार का वृक्ष। ये जो पेड़ है इसकी जो शेप होती है वो हमारे जो समतल मैदान है वहां के पौधों की तरह नहीं होती, वहां के पेड़ों की तरह नहीं होती। इसकी जो शेप होती है वो शंकु के आकार की होती है। शंकु मीन्स जैसे तुम कोन वाली आइसक्रीम खाते हो उसको उल्टी कर दो, या फिर बर्थडे की टोपी होती है, तो वो शंकु के आकार की होती है। ये शंकु के आकार की होने का भी एक विशेष कारण है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जहां पे ठंडे इलाके हैं, वहां पे बर्फ गिरती है, तो वो बर्फ गिरे तो ऊपर जो टिप है उस पर गिरे और साइड से फिसलती हुई नीचे गिर जाए, इसके ऊपर स्टोर ना हो जाए, इसके ऊपर जमा ना हो जाए, इसलिए इनकी विशेष प्रकार की आकृति बनाई गई है। और इसकी जो शाखाएं हैं वो भी नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं ताकि बर्फ इनके ऊपर भी रुके ना, जो झुकी हुई है तो बर्फ फिसल के नीचे गिर जाए। तो ये सब क्या है? ये अनुकूलन के उदाहरण है, अडेप्टेशन के उदाहरण है। तो हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है ये इतना ही है, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हमने सजीव जगत में विविधता है सारी पढ़ ली, पेड़ पौधों के प्रकार पढ़ लिए, जंतुओं के प्रकार पढ़ लिए, बीजों के प्रकार पढ़ लिए, पत्तियों का शिराविन्यास पढ़ लिया, जड़ों के प्रकार पढ़ लिए, जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया, अनुकूलन पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला जो चैप्टर है वो लेके आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।